गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 259 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इन सभी टेस्ट का आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या शंकराचार्य? द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया। माधवाचार्य का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में उडुपी के निकट तुलुप क्षेत्र के बेलीग्राम नामक स्थान पर विजयदशमी विक्रम संवत 1256 को, यानी 1199 में। माधवाचार्य ने पहले शिक्षा दीक्षा तो अद्वैत वेदांत की पाई थी, किंतु बाद में अद्वैत वाद से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, और द्वैतवाद को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय अमृत सरोवर मिशन को कार्यान्वित नहीं कर रहा है? अमृत सरोवर मिशन को संस्कृति मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी कर रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय नहीं कर रहा है। आपको याद हो 35 वर्षों के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष हेतु भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में लॉन्च किया गया था। और अमृत सरोवर मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मिष्टी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिल्पकारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का हिस्सा बनाने हेतु भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान हेतु, या भारतीय मिठाइयों की विश्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, या भाषाई विविधता को रेखांकित करने के लिए। ये मिष्टी वो मिष्टी दोही वाली नहीं है, वो मिष्टी नहीं है, हटा दीजिए इसी को। ये मिष्टी का यहाँ पूर्ण रूप है, भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में वर्ष 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा मिष्टी मतलब मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स योजना की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। यह योजना मनरेगा, कैंपा फंड एवं अन्य स्रोतों के मध्य अभिसरण के माध्यम से संचालित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में राहत पहुंचाने के लिए भारत की तरफ से कौन सा ऑपरेशन संचालित किया गया? कई बार चर्चा की हमने टेस्ट सीरीज में इस पर। कौन सा है ये? ऑपरेशन दोस्त। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना छठा विमान भेजा है। और छठे इस उड़ान में बचाव दल है, डॉग स्क्वाड है और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाए प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया गया, और भारत ने तुर्की के साथ साथ सीरिया में भी चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा है। ठीक है, 7.8 की तीव्रता के साथ भूकंप आया था तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कौन सा राज्य शामिल नहीं है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आपको याद हो तो उत्तर भारत के जो कुछ पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, उनके जो गांव हैं उनका पुनरुद्धार करना, जो सीमा से लगे गांव हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है, राजस्थान नहीं है इसमें। तो यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी। कब तक करना है? 25 से 26 तक। देखिए, उत्तर भारत में जो सीमावर्ती गांव हैं उनको विकसित करने, वे ऐसे सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ इसकी स्थापना की गई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र इसमें शामिल है, राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? गोपाल ने की थी पाल वंश की स्थापना। प्रश्न पूछ लिया जाए तो कुमारगुप्त प्रथम यहाँ पर उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए।
तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और यह बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र था। इसे बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि धर्मपाल के बारे में बात हो रही है क्योंकि ऑप्शन में था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने और बौद्ध शिक्षण का केंद्र है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया। गोपाल की बात करें तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल द्वारा किया गया और यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षण के प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। रामपाल भी ऑप्शन में था। रामपाल की बात करें तो जगदला महाविहार की स्थापना की थी रामपाल ने और यह भी बौद्ध शिक्षण का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तुलसीदास की रामचरित मानस डैश भाषा में लिखी गई? संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तुलसीदास कवि थे संस्कृत भाषा के और अवधी के और रामचरित मानस लिखी गई है अवधी में। सी है इसका आंसर। देखिए तुलसीदास एक रामानंदी वैष्णव हिंदू संत थे और कवि थे जो देवता राम की भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने संस्कृत और अवधी में कई लोकप्रिय रचनाएं लिखी। रामचरित मानस की बात हो रही है तो अवधी भाषा में एक महाकाव्य है ये, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम को गंगा क्षेत्र में किए गए शक्तिशाली गठबंधनों के कारण महाराजाधिराज के रूप में जाना जाने लगा और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वह राजा था जिसने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया। उनकी उपाधि महाराजाधिराज से पता चलता है कि वे राजवंश के पहले सम्राट थे। महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के महान राजा। श्रीगुप्त की बात करें तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का शासक या संस्थापक था। उसने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने चीन के बौद्ध चीनी तीर्थ यात्रियों के लिए मग सिखवन में एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। उन्हें राजवंश के महानतम शासकों में से एक माना जाता है और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने वंश की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का बहुत विस्तार किया। इसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे उनके शीर्षक विक्रमादित्य के साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य के तीसरे शासक थे वो और गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। चंद्रगुप्त ने मुख्य रूप से सैन्य विजय के माध्यम से अपने पिता समुद्रगुप्त की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्रायः 9000 वर्ष पूर्व, प्रायः 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनके बाद का है लगभग 4000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न अभी बीपीएससी में पूछा गया था, 68वीं बीपीएससी जो 12 फरवरी को हुई थी। देखिए भारत में लोह युग की बात करें तो भारत में लोह युग की शुरुआत 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 1800 से 1200 ईसा पूर्व यानी लगभग 4000 वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन तो था नहीं कोई, इसलिए डी सही उत्तर है। और भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोह युग आया वो हड़प्पा संस्कृति के बाद आया क्योंकि हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, कांसे का था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इस विकल्प के अनुसार उत्तर देना है। अनर्थ, तक्षशिला, चोल या मगध? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। डी है इसका आंसर। देखिए प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था और मगध का प्राचीन भारतीय साम्राज्य राज्य के पश्चिम क्षेत्र में, मध्य पश्चिम क्षेत्र में जो अब उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार है में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय डैश में बनने जा रहा है? कहाँ बनने जा रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के
राखी गढ़ी में करीब 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जा रहा है। तो करंट का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार डैश ने हुणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, समुद्रगुप्त आएगा या चंद्रगुप्त प्रथम, क्या आएगा? कई बार पूछा है एग्जाम में प्रश्न, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था हुणों को। देखिए स्कंदगुप्त गुप्त संवत 136 या 455 ईस्वी का सबसे महत्वपूर्ण और पहला शिलालेख। जूनागढ़ की बात हो रही है, ठीक है। जूनागढ़ जो है यह स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला शिलालेख है। इसमें उल्लेख है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना गुफ्ता नियुक्त किया, यानी गवर्नर नियुक्त किया। और इसमें गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का भी विवरण है जूनागढ़ शिलालेख में। और स्कंदगुप्त के समय में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पॉलिटी का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 19 का ABCD, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या क्या यह पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19 में तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता जो दी गई है वो D क्लॉज में दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार हैं जो केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षित है, निजी व्यक्तियों से नहीं। और ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, न कि विदेशियों के लिए, ठीक है। कौन कौन से केवल भारतीयों के लिए वो एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। देखिए अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि सभी नागरिकों का यह अधिकार होगा, या उनको यह अधिकार होगा, क्या क्या। ए में क्या है, अनुच्छेद 19 1 ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसी को ही पूछा था अभी जो उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 19 1 का ए कि इसमें क्या है। और शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के इकट्ठा होना बी में है, अनुच्छेद 19 1 बी में। और संघ या यूनियन बनाना या बनाने की स्वतंत्रता वो सी में है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19 1 सी डी में हो गई। यही पूछा गया था ऑप्शन में, यही पूछा है ना, ठीक है। भारतीय नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है, तो अनुच्छेद 19 1 का डी। ई में क्या है, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने या बस जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एफ में क्या है, इसको तो हटा दिया गया है अब। तो जी में क्या है, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय या व्यापार या धंधे को जारी रखना, ठीक है। तो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये, 1 2 3 4 5 और यह है छठी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए दो बातें हैं, एक है कानून के समक्ष समानता, एक है कानून के समक्ष संरक्षण। तो समानता की बात है तो ब्रिटेन इसका आंसर है, और संरक्षण पूछ ले तो अमेरिका। देखिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करता है, चाहे वो भारत के नागरिक हों या विदेशी हों, दोनों के लिए है ये आर्टिकल 14। और कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान ने अपना अंतिम सत्र कब आयोजित किया था? 26 जुलाई, 24 जनवरी, 22 जुलाई, 26 जनवरी। 1950 में ये किया था, तो 1947 को तो हटा ही दीजिए। यह है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 24 जनवरी 1950 को हुआ क्या क्या था,
संविधान सभा ने अपना अंतिम सत्र आयोजित किया था और इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये 3 चीज़ें हुई थी। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 259 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो।